हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे, गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल के बाद भारत में एक नया पीरियड स्टार्ट होता है जिसको हम गुप्तोत्तर काल बोलते हैं। इसी काल में जो प्रमुख राजवंश उभर कर आता है वो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो हम मोस्टली इसी को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिख सकते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली कौन सा वंश को पढ़ेंगे? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को। एक बार हम मैप में देखते हैं गुप्त काल के बाद भारत की स्थिति में कौन कौन से राजवंश उभर कर आते हैं। तो इसमें ध्यान देना, एक मैप बनाते हैं रफली। ठीक है, ये रफली भारत का मैप हो गया। ये श्रीलंका, ठीक है। तो ध्यान देना, गुप्त काल के बाद एक यहां हरियाणा में थानेश्वर जगह पर एक राजवंश उभरता, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश ये कहां पर होता है? हरियाणा, थानेश्वर। थानेश्वर, थानेश्वर, ठीक है। यहीं पर कन्नौज में, यूपी में जो शासन होता वो शासन होता है किसका? इसको थोड़ा ज्यादा ऊपर बना दिया, यहां पर लिखो इसको, ठीक है, हरियाणा। और यहां कन्नौज में मोखरी वंश, मोखरी वंश कन्नौज में, ठीक है। ये कहां पर है? कन्नौज, यूपी। और यहां का शासक होता गृहवर्मन, गृहवर्मा या गृहवर्मन, ठीक है। और यहां पर एक बंगाल के क्षेत्र में एक राजवंश होता गौड़, ठीक है। और गौड़ वंश का जो शासक है वो है आपका शशांक, शशांक, ठीक है। यहां पर मालवा के क्षेत्र में देवगुप्त का शासन है। मालवा में, मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त, ठीक है। और यहां पर ये नर्मदा नदी, और यहां पर कर्नाटक में बादामी के चालुक्य, बादामी या वातापी के चालुक्य, चालुक्य, ठीक है। और ये वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले टॉपिक गुप्तोत्तर काल में हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, ठीक है। या इसी को क्या बोला जाएगा? वर्धन वंश। ये किसी भी नाम से आ सकता है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे पुष्यभूति, पुष्यभूति, ठीक है। पहला पॉइंट, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, राजधानी थी इनकी थानेश्वर, थानेश्वर, ठीक है। और थानेश्वर कहां पर है? ये करनाल, हरियाणा में। तो यहां पर था ये कौन सा? पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है। ये जो था पुष्यभूति, ये किसका सामंत था? ये गुप्तों का सामंत था, गुप्तों का सामंत, ठीक है ना। ये स्वतंत्र शासक नहीं था। तो इस वंश का पहला स्वतंत्र व शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन। अब देखो, ध्यान देना,
जो प्रभाकर वर्धन था इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक है, एक पुत्र का नाम क्या था, राज्यवर्धन। ठीक है, एक हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और एक था पुत्री थी राज्यश्री, ये पुत्री थी इसकी। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, जो राज्यश्री थी, तो राज्यश्री की शादी किससे हुई थी, कहानी समझना। जो मौखरी वंश के गृह वर्मा थे उससे किसकी शादी हुई थी, राज्यश्री की। ठीक है, तो किससे शादी हुई थी, मौखरी वंश के गृह वर्मन, वर्मन या वर्मा जो भी लिखा हुआ है ना, से शादी। ठीक है, तो ध्यान देना, जो ये होता है गौड़ नरेश शशांक, ये कट्टर शैव धर्मी है। कौन सा, ये शैव धर्म को मानता, तो ये बौद्ध धर्मी वालों से नफरत करता। तो ये किसकी, ये मालवा के शासक देवगुप्त से किसकी हत्या करा देता, ये हत्या करा देता गृह वर्मन की। तो इसमें लिख सकते हैं गौड़ नरेश शशांक, नरेश शशांक, शशांक मालवा के शासक देवगुप्त से गृह वर्मा की हत्या करा देता है। ठीक है, तो ध्यान देना, फिर जो ये राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन तो ये बदला लेने के लिए किस पर, गौड़ नरेश पर आक्रमण करता। तो गौड़ नरेश शशांक जो है किसकी हत्या कर देता, प्रभाकर वर्धन की। तो गौड़ नरेश शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है धोखे से, जब वो अपनी बहन का बदला लेना जाता कर देता है। ठीक है, और इसके बारे में पॉइंट लिख लेना, शशांक शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। ठीक है, इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था, इसने बोध गया में जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष को कटवाया था, इतना कट्टर था, को कटवा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद ध्यान देना, राजवर्धन के बाद फिर गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन। ठीक है ना, और फिर किससे, शशांक गौड़ नरेश शशांक से, और किससे, मालवा नरेश, इससे देवगुप्त से बदला लेते हैं। ठीक है ना, अपने भाई और बहन की मौत का। ठीक है, तो ये कहानी थी इस टाइप से। मेन शासक जो हमको अब पढ़ना है वो हर्षवर्धन पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम अपना टॉपिक लिखेंगे हर्षवर्धन। ये समझ लेना, बादामी के चालुक्य इसलिए लिखें क्योंकि यहां पर जो एक शासक रहेगा पुलकेशिन द्वितीय, वो किसको हराएगा, वो हर्षवर्धन को हराएगा नर्मदा नदी के तट पर। तो ये पहला पॉइंट बेसिकली आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम मोस्टली किसके बारे में जानेंगे अब, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल आते हैं। तो हेडिंग लिखना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मात्र 16-17 साल के थे वे गद्दी पर बैठे थे। तो पहला पॉइंट, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। ठीक है, कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनके बारे में याद रखना है, राजधानी क्या बनाई, कन्नौज बनाई, कन्नौज। ठीक है, किसके स्थान पर, थानेश्वर के स्थान पर। पहली राजधानी क्या थी, थानेश्वर। तो पूछा जाए हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज। किसके स्थान पर,
थानेश्वर के। देखो कन्नौज को क्योंकि समृद्धशाली था उस समय नगर महोदय श्री कहा जाता था, संपन्नता के कारण नगर महोदय श्री, ठीक है। और एक इतिहास में आप पढ़ोगे त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष वो किसको लेकर होगा, वो कन्नौज को लेकर होगा। किसको लेकर, कन्नौज, कन्नौज को लेकर, कन्नौज पर अधिकार को लेकर, ठीक है ना। इसमें 3 पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, ये तीनों में आपस में लगभग 100 वर्ष तक लड़ाई रहेगी, 100 वर्ष तक। और विजेता कौन रहेगा लास्ट में, विजेता निकलेंगे गुर्जर प्रतिहार। तो कन्नौज का इतना महत्व था, ठीक है, उस समय। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है, अंतिम हिंदू सम्राट थे, ठीक है। प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट इन्हीं को माना गया है। हर्षवर्धन को क्या बोला गया है, नीलहोत या शिलादित्य, एक नाम इनका शिलादित्य, पत्थर को तोड़ने वाला, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन को नीलहोत और शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखो हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, मोक्ष परिषद का आयोजन। इसमें यह बहुत ज्यादा दान करता था, दान देता था यहां पर बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, ठीक है। एक में तो ह्वेनसांग भी उपस्थित था। एक बार चीनी यात्री ह्वेनसांग भी उपस्थित रहा, ठीक है। और ये धार्मिक सभा का भी आयोजन करता था, धार्मिक सभा का आयोजन पूछा जाए कहां पर, तो अपनी राजधानी में करता था, कन्नौज में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को। देखो ध्यान देना, जो इसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम पूछा जाता, उसका नाम था बाणभट्ट, ठीक है ना। बाणभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तक लिखी हैं, जो इसकी पुस्तक हैं, एक किसने लिखे, हर्षचरित्र, ठीक है। हर्षचरित्र पूछा जाए, हर्षचरित्र की रचना किसने करी है, हर्षचरित्र की रचना ये इसकी पुस्तक है, पुस्तक। और एक कादंबरी, ठीक है। ये दोनों बाणभट्ट की पुस्तक है। स्वयं हर्षवर्धन एक विद्वान था, उसने 3 नाटकों की रचना करी है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे हैं। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं 3 नाटक, तो नागानंद, ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्शी, ये 3 नाटक किसने लिखे हैं,
हर्षवर्धन ने, ठीक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी। इसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। जिसकी दो पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित्र, जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी को दिखाया है, और कादम्बरी, ठीक है। नीलहोत शिलादित्य इसी का नाम था। इसकी राजधानी थी कन्नौज, ये पूछी हुई है, जिसको नगर महोदयश्री भी बोलते थे कन्नौज को, ठीक है। इसकी संपन्नता के कारण कन्नौज को लेकर ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर कुर्त्यार वंश के शासक आपस में 100 वर्ष तक लड़े लगभग, ठीक है। कितने वर्ष तक? 100 ईयर तक चला। विजेता गुर्जर प्रतिहार रहे, ठीक है। इन पॉइंटों को नोट करें, फिर हम जानेंगे कि हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री आया था, और हर्षवर्धन का कार्यकाल कब से कब तक था। अगर कार्यकाल भी लिखना चाहो आप तो लिख सकते हैं। इसका 606 से 647 ईस्वी तक था, एडी, ठीक है। इसका ये कार्यकाल था, तो इसको नोट करें, फिर हम जानेंगे इसके बारे में अन्य फैक्ट। हर्षवर्धन से सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लिखना, पहला पॉइंट, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेंसांग, क्या नाम था उसका? ह्वेंसांग, ये बौद्ध भिक्षु था, भारत आया, ठीक है। ह्वेंसांग के क्या नाम है? देखो, ह्वेंसांग के कई नाम हैं। ह्वेंसांग को क्या कहा जाता? यात्रियों का राजकुमार, बोला गया इसको, ठीक है। यानी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों में राजकुमार, ठीक है ना। पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों में राजकुमार, तीर्थयात्री लिख सकते हो, ठीक है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार। इसी को क्या बोला गया है? इसी को बोला गया है नीति का पंडित। इसी को आधुनिक शाक्य मुनि कहा गया, शाक्य मुनि या वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक है ना, या वर्तमान शाक्य मुनि, किसी भी नाम से आ सकता। और शाक्य मुनि कौन थे? गौतम बुद्ध, तो उनसे तुलना की गई है, ठीक है। इसकी ह्वेंसांग बताया जाता है, भारत में ह्वेंसांग 15 वर्ष रहा, और इसने 1.5 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उस समय वहां के कुलपति कौन थे? ये पूछा जाता है। कुलपति थे शीलभद्र, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद सकते हैं, ठीक है। किसके बारे में? ह्वेंसांग के बारे में। इसका जो ह्वेंसांग का प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध पुस्तक है ह्वेंसांग की, जिसने इसमें वर्णन दिया है, तो उसका नाम है सीयूकी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, ठीक है। किसके बारे में? ह्वेंसांग के बारे में, जिसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, नीति का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से जाना गया है। लगभग 15 वर्ष रहा नालंदा विश्वविद्यालय में, बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली। कौन से धर्म की शिक्षा ली? बौद्ध धर्म की। ये बहुत विकसित था, शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। देखो, ये इसने दक्षिण की भी यात्रा की थी, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रवि कीर्ति एक लेखक हैं, ठीक है ना,
उनके एहोल अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो एहोल अभिलेख लेखक कौन है? लेखक है इसके रवि कीर्ति, ठीक है। के अनुसार बादामी या वातापी भी लिखा मिल सकता, ये कर्नाटक में था, के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय ने 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को, इतने बड़े शासक को, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नदी के तट पर हराया था। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, किस शासक ने हराया था, तो इस नाम को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना। जो बादामी मतलब बादाम खा के तो हरा ही सकते हैं, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि वेंगी के चालुक्य आएंगे, पूर्वी के चालुक्य, तो कई तरह के चालुक्य आएंगे, इसमें बादामी वाले को आप याद रखना। तो ये सब जानकारी किसके बारे में थी? ये वर्धन वंश के बारे में थी, जिसको पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता, जो हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में था, ठीक है। इसकी प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वरी थी, फिर हर्षवर्धन ने राजधानी कन्नौज को कर दिया, जिसको नगर महोदयश्री बोला गया। और इसके दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था, जिसने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना करी है। फिर याद रखना, स्वयं हर्ष एक विद्वान था, उसने 3 पुस्तक लिखी है, 3 नाटक, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी। फिर याद रखना कि ह्वेंसांग के बारे में, इसके समय पर चीनी यात्री ह्वेंसांग भारत आया था, ठीक है, जिसको यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, आधुनिक शाक्य मुनि आदि नामों से जाना जाता। और ये एहोल अभिलेख वाला क्वेश्चन याद रखना, ठीक है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके बारे में? वर्धन वंश के बारे में, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक आज क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से तैयार करना। तो धन्यवाद।